हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सिंधु जल समझौता। एक ऐसे समय जब पाकिस्तान भारत से संबंध सुधारने का अनुरोध कर रहा है और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री को आमंत्रण भेजा गया है, तब यह प्रश्न उठ सकता है कि उसे सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए नोटिस क्यों दिया गया। वास्तव में प्रश्न यह होना चाहिए कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। दोनों देशों के बीच तनाव, विवादों और यहाँ तक कि युद्धों के बीच भी यह संधि जारी रही तो भारत की उदारता और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति प्रतिबद्धता के कारण पाकिस्तान ने भारत की इस उदारता को न केवल हल्के में लिया, बल्कि वह इस संधि के प्रावधानों की अनदेखी कर अनावश्यक आपत्तियां भी उठाता रहा। सिंधु जल समझौते में यह स्पष्ट है कि भारत सिंधु क्षेत्र की उन नदियों के पानी का उपयोग परिवहन, बिजली, कृषि आदि के लिए कर सकता है जिनका पानी पाकिस्तान को जाता है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने झेलम और चिनाब नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं पर आपत्ति जताने का सिलसिला कायम रखा। माना जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के इसी रवैये से आजिज पाकर सिंधु जल समझौते को संशोधित करने के लिए उसे नोटिस जारी किया है। इसके तहत उसे 90 दिनों के अंदर बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। कहना कठिन है कि पाकिस्तान ऐसा करता है या नहीं, और यदि वह सहयोग नहीं करता तो भारत क्या निर्णय लेगा। भारत का फैसला कुछ भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान ही लाभ की स्थिति में है और इसके बाद भी वह भारत के प्रति अपने शत्रुवत व्यवहार का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं। इसका प्रमाण किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना पर उसकी आपत्तियों से चलता है। यह सही है कि सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की देखरेख में हुआ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत तब भी उससे बंधा रहे जब उसे हानि उठानी पड़ रही हो। भले ही यह कहा जाता हो कि विश्व बैंक की भागीदारी वाले सिंधु जल समझौते को भारत अपनी ओर से रद्द नहीं कर सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून इसकी अनुमति भी देते हैं उन स्थितियों में, और भी जब पाकिस्तान अपने आतंकी गुटों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी कहा है कि यदि मूल स्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी भी संधि को रद्द किया जा सकता है। उचित यह होगा कि भारत एक तो यह सुनिश्चित करे कि सिंधु जल संधि संतुलित रूप में संशोधित हो, और दूसरे पाकिस्तान से दो टूक कहे कि यदि वह आतंकवाद को पालना पोसना बंद नहीं करता तो उसके लिए
इस संधि पर कायम रहना कठिन होगा। टाइगर सफारी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत फाक्रो टाइगर सफारी के बहुचर्चित प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को जिम्मेदार ठहराया जाना तंत्र पर कई सवाल खड़े करता है। सीईसी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर रावत को नोटिस भेजने के साथ ही उनका जवाब आने के बाद उचित कार्यवाही की संस्तुति भी की है। दरअसल यह मामला वर्ष 2020 में तब सुर्खियों में आया था जब अवैध कटान व निर्माण की शिकायत पर एनटीसीए ने टाइगर सफारी व रेस्क्यू सेंटर का स्थलीय निरीक्षण कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की। प्रकरण की विभागीय व विजिलेंस जांच में कदम कदम पर अनियमितता की पुष्टि हुई है। इस बीच सीईसी ने भी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए शासन से रिपोर्ट मांगी। अब सीईसी ने संस्तुतियों सहित अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सीईसी ने रिपोर्ट में कहा कि एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार टाइगर रिजर्व व बाघों के प्राकृतिक आवास के बाहर ही टाइगर सफारी बनाई जा सकती है। बाघों के आने जाने के रास्तों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उनका आवास पर्यटन विकास की बलि न चढ़े। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि जिम्मेदारों को क्या तब इस बात की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो इतनी गैर जिम्मेदारी का परिचय देने के साथ ही सरकारी धन की बर्बादी क्यों की गई, जबकि मामले को वन मंत्री के साथ ही स्वयं तत्कालीन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जे.एस. सुहाग ने कालागढ़ के तत्कालीन डीएफओ किशन चंद भी देख रहे थे, जिन्हें मामला चर्चा में आने के बाद निलंबित कर दिया गया। साफ है कि ये दोनों अधिकारी भी इस मामले में आंख मूंदे रहे। ठीक है, प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन इसके मायने यह कतई नहीं कि नियम कायदों को ताक पर रखा जाए। धन्यवाद।